बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज कुछ वक्त निकाल के हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है, जो इस वक्त मईशत पाकिस्तान की जिस तरह डामाडोल हो रही है, जिस सूरत हाल का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि डॉलर की सूरत हाल बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे और ऐसी सूरत हाल है जिसमें पेट्रोल की हम बात करते हैं, जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी इस वक्त जो है वो काफ़ी मंदी देखी गई, 40 अरब के करीब एक लॉस हुआ। उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे सीनियर बिजनेसमैन जो हैं वो हमें ज्वाइन करें और उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ से जो आदाद शुमार दिए जाते हैं, जिस तरह की बात की जाती है, इसी में अगर मैं हवाला दूं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं जनाब रजा साहब और रजा बाकिर साहब, उन्होंने भी अभी लास्ट फ्राइडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बड़ी इन डिटेल, बड़ी इन डेप्थ जाके चीज़ों को समझाया था, बताया था। उन्होंने जिक्र किया हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका भी, प्लस हमारी जीडीपी का भी जिक्र किया कि 2% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4 हुई और 4 या 5 इस फॉर द नेक्स्ट ईयर उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी। रिजर्व जी हमारे 18 बिलियन डॉलर्स हैं, जो उन्होंने कहा ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर थोड़ा सा क्योंकि मई के अंदर बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गया था, तकरीबन 632 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, जो कि उन्होंने कहा कि इट्स फाइन। ये अगर सालाना हम निकालें तो 6 से 9.5 तकरीबन बिलियन डॉलर्स बनता है सालाना, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक सालाना तौर पे एक रिपोर्ट शाया की जाती थी जिसका नाम था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर यह देखा जाता था कि किस मुल्क में, पूरी दुनिया में तकरीबन 190 ममालिक में वो एक फहरिस्त जाया की जाती थी। उस फहरिस्त का मकसद ये होता था, ये जानने के लिए देखा जाता था कि क्या पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में बिजनेस जो हालात हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है या बिजनेस करने के लिए कितने नए मौके दिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जो हालात हैं कितने साजगार हैं, इसको इवेल्युएट किया जाता था और उस रिपोर्ट में एक ग्रेडिंग की जाती थी। पाकिस्तान का नंबर पिछले साल तकरीबन 108वां नंबर जो है वो उस फहरिस्त में हमारा था। अच्छा, अभी पाकिस्तान की जो हमारी खासतौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो BOI है, पाकिस्तान बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इस बारे में ये कह रहे थे कि उन्हें ये लग रहा था कि इस दफा हम बहुत जंप करेंगे, बिकॉज सिर्फ सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज पाकिस्तान में सिर्फ SCCPA में ही बहुत सारी तकरीबन 60% से ज्यादा बिजनेसेस का इंदराज हुआ, नए बिजनेसेस ऐड हुए। तो ये लग रहा था कि शायद हम एक बूम करेंगे, एक अच्छा हमारा फिगर क्रॉस होगा, लेकिन फिगर क्रॉस नहीं हो सका क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यह डिसाइड किया है कि उस रिपोर्ट को खत्म कर दिया जाएगा। ये 2002 से ये रिपोर्ट जो है वो शाया की जाती थी, जिसमें लास्ट नंबर 190 नंबर जो है वो सोमालिया का था, लेकिन पाकिस्तान का 108वां नंबर था, जो कि लग रहा था पाकिस्तानियों को, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, कि हम ग्रो कर जाएंगे और 100 से कहीं बिलो हमारा कोई नई प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने वो क्यों खत्म की, उससे पाकिस्तान को, खासतौर पर चाइना को भी बड़ी तशवीश का इजहार हुआ है कि नहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बिकॉज इस वक्त वी नीडेड इट। खासतौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद ये बड़ी ज़रूरी था कि पाकिस्तान को ये हमें मिले एक जो पॉजिटिव, हमें एक जेस्चर कह लीजिए, एक सपोर्ट कह लीजिए कि हमें इस वक्त चाहिए था बिजनेस के हवाले से। अच्छा, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करें, कुछ ऐसी जो जरूरियात। अच्छा, जब स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो हैं वो जब बात कर रहे थे, रजा साहब, तो उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया कि इन 2 सालों में, पिछले साल के अंदर कुछ चीजों में बहुत बूस्ट देखने को मिला। किन चीजों में बूस्ट देखने को मिला? सबसे पहले ऑटो सेल्स के अंदर बहुत बूस्ट आया। ऑटो सेल्स माजी की तमाम तरह रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सीमेंट का जिक्र किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जिक्र किया कि उसमें बहुत बूस्ट देखने में आया, जो कि बहुत खुशाइन बात है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में इजाफा हुआ, दैट मीन्स कि पीपल आर एक्चुअली बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का उन्होंने जो जिक्र किया तो यकीनी तौर पे उससे बिजली का बिल मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन वो उसको बाद में जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनमें भी इजाफा हुआ, लोगों ने खरीदो फरोख्त की और एक तिजारत का सिलसिला रहा। गो कि ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, उसके बावजूद भी ये सिलसिला रहा। आज हमने कोशिश की है प्रोग्राम में सीनियर जो बिजनेसमैन हजरात हैं उनको प्रोग्राम में मदऊ करें, उनसे हम बात करें और जाने कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, रिगार्डलेस ऑफ दिस पॉलिटिकल सिनेरियो गोइंग ऑन, कि पॉलिटिकली क्या सही है क्या गलत है, हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहेंगे। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन
ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हम सही हैं, क्या गलत हैं? अदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं? क्या पाकिस्तान शुड फील सेफ, जैसे रजा साहब ने कहा? और ठीक है, मुझे बताया जा रहा है जी, इश्तियाक बेग साहब, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब नामवर बिजनेसमैन हैं, माशी तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले उनको प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum ji, my pleasure to be in your show. Sir, it's our pleasure having you on the show. Thank you so much once again for being part of this show, sir. First of all, बात मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से बात का आगाज करूं, क्योंकि इतना कुछ है आज बात करने के लिए। आज पूरा प्रोग्राम हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिकली, खास तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर, अगर मुझे इजाजत दें, मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक की एक फहरिस्त शाया हुआ करती थी जिसे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहा जाता था। वो वर्ल्ड बैंक 2002 से शाया करता था, जिसमें पाकिस्तान का 108वां नंबर था। अब हमें यह पता चला है, बल्कि अभी कल ही पता चला या शायद आज सुबह भी पता चला, कि वर्ल्ड बैंक उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है। अब से ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये शाया नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को थोड़ा सा हिट इसलिए पड़ रहा है बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें एक अच्छा बूस्ट मिलेगा इस लिस्ट में, हम फहरिस्त में शायद आगे चले जाएंगे, क्योंकि SECB में भी 60% ज्यादा बिजनेसेस की रजिस्ट्रेशन हुई, अच्छी ग्रोथ हो रही थी, ये हुकूमत पर उम्मीद थी, लेकिन अचानक से सबसे पहले तो ऐसा डिसीजन आ जाता है। तो इसके जरा बैकग्राउंड स्टोरी बताइएगा, और वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट क्यों खत्म कर दी है सर? सर देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती थी ये हमारे लोकल बिजनेस के लिए नहीं होती थी, बल्कि इसका मेन मकसद ये होता था कि ये उन टारगेट्स करते थे कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते थे, जिसको हम FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मुल्क के बाहर से आती है, तो बाहर के लोग इस रिपोर्ट को बेस बनाया करते थे और देखते थे कि पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसा है, क्या तमाम चीजें हैं। देखिए, इस वक्त आपने ये देखा होगा कि फ्रॉम द लास्ट 2 years वर्चुअली हमारी FDI जो है वो पाकिस्तान के बाहर से नहीं आई है। अच्छा, जब मैं FDI की बात करता हूँ तो उसको आप डिजिटल अकाउंट्स में मत लें। जो $2 अरब आ गए वो तो पाकिस्तानियों ने भेजे हैं और किसी दिन भी वापस ले जाएंगे। ठीक है। हम जब FDI की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर बाहर के इन्वेस्टर्स ने की हो, तो इस वक्त लोएस्ट जो है हमारा वो हो रहा है कि जो $500 बिलियन भी, जिसको आप नहीं कह सकते, जो पाकिस्तान में आई हो। देखिए, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स लगाएं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपना सर पकड़ लेता है। पहले वो ये कहते थे कि जी हमारे मुल्क का जो ताजिर पेशा है वो हमें क्या कहते हैं टैक्स पे नहीं करते। तो मैं अक्सर ये कहा करता था कि ये खुदारा ये बातें जो हैं हम अपने घर की बाहर बातें जाके नहीं करें। सर वो तो बाहर वालों को वैसे ही पता है हमारी घर की बातें, दे ऑलरेडी नो। क्या हुआ है कि इस बार अभी वो रिसेंटली ये ताजिकिस्तान वहां पे गए थे, वहां पे कहने लगे हमारी बिजली बहुत महंगी है। सर जब आप जाके ये बातें करेंगे कि हमारी बिजली महंगी है, तो एक आदमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाता है बाहर से आके, तो वो क्यों आके आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा कि जनाब आपकी जब बिजली जो है बहुत ज्यादा महंगी है। तो मेरे ख्याल है कि, और इस बार ये देखिए कि जिस तरह के बिजनेसमैनों को वो अपने साथ लेके गए, वो सीरियस लोग नहीं थे। अच्छा। वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग नहीं थे। एक आपने वायरल देखी होगी कि उस वक्त जब वहां का टॉप बिजनेसमैन, देखिए जब 2 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या सदूर बैठे हुए होते हैं तो टॉप लोगों को वहां पे उस कंट्री का बुलाया जाता है कि आप आए और हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। उधर एक शेरो शायरी हुई है जी वहां पे एक कोई अपने डेलीगेशन में, और ये डेलीगेशन कौन होता है, ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह डिसाइड करते हैं कि जी किस किस को लेके जाएंगे। वो वहां पे उर्दू में शेरो शायरी कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। ठीक है, उन्होंने बाद में उनको कहा जी इसका मौका नहीं है, मगर ये शो करता है कि हाउ सीरियस वी आर टू अट्रैक्ट द FDI फ्रॉम आउटसाइड जी। हाँ जी बिल्कुल, एक ही हमारा वो है। और प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल से इन चीजों का, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में हम 4000 अरब को क्रॉस कर चुके हैं और 5000 अरब जो हैं वो हम इंशाल्लाह हासिल करने जा रहे हैं। 2013 में पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू जो होते थे वो 2000 अरब हुआ करते थे। नवाज शरीफ साहब जब गए, इसाक डार जिनको हम बहुत बड़ा कहते हैं, तो हम 4000 को टारगेट को क्रॉस कर चुके थे और अब हम शायद 5000 के ऊपर हमने टारगेट रखा है। देखिए ये बिजनेसमैन ही दे रहे हैं ना ये पैसे और तो कहीं से नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपको बिजनेसमैनों को ये कहना कि हमारे यहाँ जो टैक्स जो है वो अदा नहीं किया जाता,
मैं जरूर ये एक्सेप्ट करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी अनडॉक्यूमेंटेड जो एक इकोनॉमी है वो जरूर 50% है, मगर टैक्स लोग पे कर रहे हैं और हर शहरी जो है वो चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आ जाए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, देखिए मैं बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी इस वक्त प्रेशर का शिकार है, बहुत ज्यादा, जिसका देखिए साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त हमारा रुपीस जो है, ये बातें की जा रही हैं बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कि 180 को भी हम क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, 180 क्रॉस कर हाँ जी, 180 को भी क्रॉस। उसकी वजह ये हो रही है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको पहले ये कहा जाता था कि जी ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा जीरो हो गया है, जितनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। और हमेशा मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट में 25% इजाफा हो गया, 30%। ये सही नहीं है, बल्कि उल्टा ये हुआ है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पहले हमारा ये होता था कि जी हमारी सपोज इन केस के 25 अरब की एक्सपोर्ट हुई और हमारी 50 अरब की इंपोर्ट हुई, तो 25 अरब जो ट्रेड डेफिसिट या हमारा आया करता था ये हम अपनी रिमिटेंसेस से पूरा कर लेते थे, तो हमारे पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता था। अब ये हो गया है कि वर्चुअली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस साल अगर हमारी 30 अरब की भी रेमिटेंसेस आती हैं तो उसके बावजूद भी हम 8-10 बिलियन और क्रॉस कर जाएंगे, मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा वो बढ़ जाएगा। अच्छा, यही तमाम प्रेशर हो रहा है जिसकी वजह से हमारा रुपया जो है वो उसका इस वक्त, कुछ अरसे पहले स्टेट बैंक ने कोई 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो मार्केट्स के अंदर डाले थे ये करने के लिए कि किया था अभी रिसेंट। हाँ जी, हाँ, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि शायद उनके दिमाग में ये था कि ये फार्मूला जो है वो इसाक डार साहब का फार्मूला जो था बड़ा कामयाब रहा था, जिसमें उन्होंने 105 रुपए के ऊपर कामयाब नहीं हुआ। वैसे ही इसका इम्पैक्ट नजर तो नहीं आया। देखिए कुछ नहीं, उसका इम्पैक्ट कहाँ नजर आया, कंटिन्यूअसली जी बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं हम कहाँ पे पहुंच गए। और एक अब स्टेट बैंक ने जो सबसे बड़ा जो वो किया है कि इस बार उन्होंने ऐसे वक्त में जब मईशत जो है वो शिकार है प्रेशर का, उन्होंने अपने डिस्काउंट रेट जो है उसके अंदर इजाफा कर दिया है। देखिए अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो सबसे ज्यादा तरक्की उस वक्त की है जब हमारे इंटरेस्ट रेट कम थे, ये वही गवर्नर है कि जब शुरू के अंदर आए थे तो 16-17% के ऊपर डिस्काउंट रेट को ले गए थे और ये कह रहे थे कि जी मैं इसी पे रखूंगा क्योंकि इससे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो कम नहीं हुआ, मगर जी 15, 16, 17 दुनिया में इस वक्त आपको हैरानगी होगी कि यूएई में अगर आप दरहम जो है उसके ऊपर 1% सर मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूं। अकील करीम डेडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर बिजनेसमैन है, यकीनी तौर पे माशी तज्जियाकार भी हैं और बिजनेस के हवाले से इस पहलू को बड़ी खूबसूरती से मेरे ख्याल में इस पर बात कर सकेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बड़ा एक जबरदस्त सा पैनल हो गया है मेरे ख्याल में आज इस हवाले से बात करने के लिए। कुछ पॉलिसीज का डिस्कशन चल रही थी मिर्जा इश्तियाक साहब से, लेकिन आपसे जो मेरा पहला सवाल होगा सर, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात का आगाज करूंगा मैं आपसे। सबसे पहले एक हमने बड़ा लॉस देखा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तकरीबन 40 अरब के करीब एक लॉस हुआ। तो स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा हुकूमती जब हम आदाद शुमार की बात करते हैं, उनसे हम सुनते हैं तो उनकी तरफ से, इवन स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लास्ट वीक, उन्होंने सब अच्छा है, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, सम्राट आएंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के लॉसेस सर, ये करंट सिचुएशन को सर किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मेरा ख्याल है इक्विटी मार्केट के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते, या तो नीचे ऊपर मार्केटें होती हैं टाइम के साथ साथ और बहुत सारी चीजें मार्केट को इम्पैक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी करता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्पैक्ट करती है, इंटरेस्ट पॉलिसी भी इम्पैक्ट करती है। तो लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की सस्ती तरीन मार्केट है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू है और वैल्यू बायर के लिए ये बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम मार्केट के पी रेट्स को देखते हैं तो भी सस्ती है, डिविडेंड नील देखते हैं फिर भी सस्ती है, बुक वैल्यू देखते हैं फिर भी सस्ती है, ठीक है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर की तादाद कम है।
स्पेकुलेशन मार्केट में पार्ट ऑफ मार्केट है और ये होती है और लोग सेंटिमेंट के साथ खेलते भी हैं। ठीक है। आज मार्केट में कोई मंदी हुई है तो मंदी होने का ये मतलब नहीं है कि 40,000 रुपए मार्केट से गायब हो गए। नीचे ऊपर होती है, फ्लोट इतना रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि जो मार्केट की साइज होती है ना, इसका फ्री फ्लोट 20% होगा या 18% होगा। ठीक है। तो मार्केट की साइज की बात अगर हम इसको अरबों रुपए में कहते हैं तो ये लॉसेस तो नहीं होते। इन्वेस्टर के पास तो शेयर्स पड़े होते हैं। ठीक है। जो लोग लॉस बुक करके जाते हैं तो वो शायद 1% भी नहीं होते होंगे। ठीक है। लेकिन बाकी शेयर्स तो लोगों को इन्वेस्टमेंट किए होते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं लोग। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह की आज मार्केट है इसमें वैल्यू तो है। अगर कोई इन्वेस्टर उस वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इसको इस वैल्यू से फायदा उठाना चाहेगा डेफिनेट वो पैसे मार्केट से बना लेगा। अच्छा सर, थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बात कर लेते हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब कुछ कंपेयर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के दौर से, इसहाक डार साहब के दौर को भी उन्होंने कहा कदरे बेहतर था, हमारे पास जो इस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर थी, मुनासिब थी, डॉलर भी कंट्रोल में था। अब कुछ पॉलिसीज उनको लग रहा है, खासतौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर जो लोग हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद, पाकिस्तान से बाहर जाकर इस तरह की बातें कर जाते हैं जिस तरह हमारे यहाँ बिजली महंगी है, उस तरह की बातें जिससे हमें लॉस पड़ता है। आप सर करंट हुकूमत को इस वक्त, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी पॉलिसीज को किस तरह से देखते हैं इकोनॉमी के वे में? सर देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आज इक्विटी मार्केट में वैल्यू है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं भी कोई कमजोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। पहली दफा हम देखते हैं इन्होंने लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। पहली दफा हम देखते हैं आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। पहली दफा हम देख रहे हैं कि आपकी स्मगलिंग कम हुई है। पहली दफा हम देख रहे हैं कि आपकी ट्रेड डेफिसिट भी तो बढ़ गया काफी, ट्रेड डेफिसिट भी तो काफी। ये सारे सब्जेक्ट अगर किसी की समझ में ना आए तो फिर तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी कारोबारी आदमी को ये चीजें समझनी चाहिए। हमारी अगर इंपोर्ट का बिल बढ़ा है तो हमारी स्मगलिंग कम हुई है, ईरान से ऑयल आना बंद हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी साइन है। हमारा कस्टम रेवेन्यू बढ़ा है, हमारा रुपी अंडर वैल्यू है, हमारे रीपेमेंट टाइमली हो रही है, हमारे यहाँ रोशन डिजिटल में पैसा आ रहा है, हमारे बॉन्ड हमने इंटरनेशनल मार्केट में फ्रॉड किए हैं। ठीक है। तो ये सारी कोई एक चीज मुझे ऐसी बता दो जो नेगेटिव हम कह सके। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू है और वो पाकिस्तान में रहता है। तो हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं की। ठीक है। इश्तियाक बेग साहब हमारे बहुत भाइयों की तरह है और बेग साहब से सिर्फ ये पूछें कि माशाअल्लाह इस वक्त हाउसिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर, कार सेल्स, ये सारे ग्रो कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपके एक्सपेंशन बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पाकिस्तान में पहले कभी हुई नहीं है जो आज हो रही है। डिमांड आ रही है, लोगों का बाइंग पावर बढ़ रहा है। आज ये जो गाड़ियां बिक रही है 2017 में हाफ प्राइस थी, आज 2021 में डबल प्राइस हो गई है और डबल गाड़ियां बिक रही हैं। तो आप ये सोचे कि बाइंग पावर कहाँ से आया? अगर लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों का कारोबार नहीं है, तो फिर ये बाइंग पावर यूरोप से, अमेरिका से तो नहीं आया है, लोकल लोग खरीद रहे हैं। ठीक हो गया। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, ऑल टाइम हाई व्हीट भी है, ऑल टाइम हाई शुगर भी है, ऑल टाइम हाई आपकी अपना राइस हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में बड़ा इजाफा हुआ है, जो मेन पॉइंट तो ये डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छी पॉलिसी दी है। ठीक है, जिसका आवाम को फायदा हो रहा है। मैं बल्कि कमेंट ले लेता हूं इश्तियाक बेग साहब से, बल्कि उनसे पूछ लेता हूं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी सर, आपने सुना अकील साहब। देखिए, अकील करीम भाई की मैं इज्जत करता हूं, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा इनका नाम है, बिजनेस कम्युनिटी को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मगर मैं अकील भाई ने हमेशा एक चीज कही है कि इंटरेस्ट रेट जो है कम से कम होना चाहिए। और ये हमने देखा है कि पाकिस्तान ने हाईएस्ट जीडीपी अचीव की थी जब शौकत अजीज के वक्त में शायद 3 या 4% हमारा इंटरेस्ट रेट करता था। मौजूदा गवर्नर जो थे इसको वो 16% के ऊपर ले गए। उस वक्त पूरी बिजनेस कम्युनिटी बहुत रोती थी और उनसे ये कहती थी कि खुदारा सर इस पे बिजनेस नहीं कर पाएगा। अब देखिए कल जो रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ने 25 बेसिक पॉइंट्स जो इसमें इजाफा कर दिया है और अब ये लग रहा है कि सिलसिला शुरू हो गया है कि इंटरेस्ट रेट जो है ये बढ़ाया जाएगा। और हमें ये कहकर बढ़ाया जाता है कि इससे इन्फ्लेशन जो है वो हम कंट्रोल कर लेंगे। मेरे ख्याल से
भाई तो इस चीज के ऊपर एग्री करेंगे कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक बिजनेसमैन के लिए भी, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इंटरेस्ट रेट ऊपर रहा, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ। दूसरी, इस वक्त जो रुपीस हमारा प्रेशर में आया हुआ, भाई भी चीज पे एग्री करेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ता जा रहा है। वो मई में तो बहुत ज्यादा पीक पर चला गया था, अब फिर भी कदरे कुछ कंट्रोल में। जी हाँ, तो अब हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स में वो खातिर खा इजाफा नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। पाकिस्तान की मसल्स जो है वो 26 बिलियन डॉलर से बहुत ज्यादा हैं, और हमारे पास नए प्रोडक्ट्स और नए हमारे पास जो हैं, अगर हम करते हैं जिसके नए प्रोडक्ट में आईटी एक ऐसी चीज है, क्योंकि टेक्सटाइल हमें वो नहीं दे रहा। और देखिए अब सबसे बड़ी हमारे सर पे जो तलवार खड़ी है, जो मुझे परेशानी है, इंडिया इस वक्त खुल के जीएसपी प्लस के लिए मुखालफत कर रहा है, और आए दिन ये खबरें मिलती रहती हैं कि जीएसपी प्लस फैसिलिटी जो है ये पाकिस्तान से विड्रॉ करवा दी जाएगी, बहाना बना के अफगानिस्तान को या दूसरी चीजों को। तो मेरे ख्याल है कि मईशत जो है इसमें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा मतलब अपने भाई के साथ कि हमारी रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है, कोई इसके अंदर टू वे नहीं है, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। कुव्वत खरीद बढ़ी है, इस पॉइंट को कैसे देखते हैं आप? कुव्वत खरीद बढ़ी है, वो कह रहे हैं गाड़ियां कितनी सस्ती हुआ करती थी, सस्ती तो नहीं लेकिन उनकी कीमत कदरे कम थी, 30% 40% कम कीमत पर गाड़ी मिलती थी, फिर भी लोग जितनी खरीदते थे आज उससे कहीं ज्यादा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, तो कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। इस पॉइंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट की हमारी जो बजट के अंदर हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है, उसकी परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी रही है। मैं यहाँ पे ये भी एग्री करूंगा कि हाउसिंग सेक्टर में बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस दी है। ये वो सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, इसके अंदर हमारी अच्छी वो आई है। तो कुछ जगहों पे बेहतरी जरूर आई है हमारे अंदर। हमारी माशाल्लाह कभी हमने सोचा नहीं था कि 30 बिलियन जो है हमारी आएंगी, और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ कि हमने हवाला पे बहुत सख्ती की, हुंडी पे बहुत सख्ती की, और इसका क्रेडिट मैं थोड़ा सा जो है वो मैं इसको भी देता हूं कि जब बहुत ज्यादा सख्ती की तो फिर बिल्कुल ये हुंडी वुंडी जो थी वो खत्म हो गई है। मैं डॉलर का पॉइंट जरा मैं चाहूंगा पहले रेस कर लूं, फिर बस एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप दोनों मेहमानों के लिए। सर मैं सर अकील साहब आपसे मुखातिब हूं। सर ये डॉलर के हवाले से जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा आसान अल्फाज में, आवाम को भी समझाइएगा। जो डॉलर की अचानक एक जो रफ्तार बढ़ गई है, और अभी इश्तियाक बेग साहब ने कहा कि हमारे जराये के मुताबिक 180 भी क्रॉस कर सकता है आइंदा कुछ महीनों में। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डॉलर को अगर आप लास्ट ईयर के डॉलर के हायर साइड पे रेट लेंगे तो 167 रुपए था। ठीक है। इसके बाद आपका रुपीज रीवैल्यू हुआ। ठीक है। जब आपका रुपीज रीवैल्यू हुआ तो आपके एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम शुरू हो गई, और आपने अखबारों में भी सुना होगा, वो शोर मचा रहे थे कि हमें वायबल नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट में हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छा। तो बहरहाल आपने ये देखा है कि इस वक्त भी आपके रिजर्व 27 बिलियन डॉलर पे है। हाँ, आपके रुपये में वीकनेस आई है। रुपये में वीकनेस क्यों आती है कि आपने कुछ पॉलिसी बनाई है कि आप स्मगलिंग से लोगों को हटा रहे हैं, उससे आपकी इंपोर्ट का बिल बढ़ा होता है। ठीक है। जब आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ता है तो आपका रियल रेट पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा। स्टेट बैंक ज्यादातर करेंसी को उस तरह देखता है रियल रेट के हिसाब से। ठीक है। और वो जो पहले 96 और 97 पे था, वो थोड़ा सा बढ़ के ऊपर आ गया था, 100 के करीब चला गया था। तो उसका आपने देखा, इसके बाद थोड़ी सी करेंसी में वीकनेस आई। उसके बाद अफगानिस्तान का इशू हुआ। तो जाहिर बात है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी ज्यादा यूज होती है, और जाहिर बात है कि जो करंट तालिबान की गवर्नमेंट है, वो जो पिछले लोग थे इनमें आपस में डिफरेंसेस भी थे। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉलर लेके वहां से निकल गए। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ एडजस्ट हो गए। तो ये कारोबार में चीजें नीचे ऊपर होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि या रिकवर होगा, जिस तरह भी पिछले हफ्ते तो रिकवर हुआ है कुछ। देखिए आपने देखा कि आज आपका रुपये 168 पे 168 है, और 168। तो ये मेरा ख्याल है कि यहाँ से आप देखें, आपकी एक्सपोर्ट के नंबर बुरे नहीं,
ठीक है, आपके इंपोर्ट के नंबर कोई बहुत बुरे नहीं है, ठीक है, आपके रेमिटर्स के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, आपकी आईटी एक्सपोर्ट के नंबर भी काफी बढ़ रहे हैं जी। तो ऑन द होल एंड ऑफ द ईयर जब हम ये कंबाइंड फिगर देखेंगे करंट अकाउंट की सूरत में, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, और ये आप देखें कि जो रिजर्व हम 17, 18, 20 बिलियन डॉलर पे होता था, आज आपने उसको 27 बिलियन डॉलर पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान में आपका इंपोर्ट बिल 3 महीने से ऊपर का आपके पास पड़ा हुआ है। तो मुझे तो किसी किस्म की पैनिक करके तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज किसी को पैनिक करने की जरूरत है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल इसी के साथ ऐड करूंगा। ये जो हमेशा हुकूमत एक बात करती है कि हमें जब हुकूमत मिली तो एक बहुत बड़ा कर्जा है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हमें देनी है, उसके लिए IMF का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा पीछे। इसको कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई वैलिड पॉइंट है? ये इतना वैलिड है कि हर बात को यही जवाब बना दिया जाए? मेरी एक बात सुने, आपको पैसा लेना है, ठीक है, IMF आपको सर्टिफिकेट देता है। IMF सर्टिफिकेट क्या देता है कि हाँ इनकी कंडीशन बेहतर है, ठीक है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, अगर कोई आके हमें डिसिप्लिन करता है तो इसमें कौन सी बुराई है? ठीक है, IMF अगर कहता है कि रुपए की चीज रुपए में बेचो, 90 पैसे में मत बेचो, तो ये अच्छी बात है ना। हमारे मुल्क में स्पेंडिंग भी हो रही है, खर्चे भी हो रहे हैं, और फिर इसके बाद हम गरीब आदमी के नाम पे सब्सिडी का नारा लगाएं और खा खुद जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये IMF की बात को हमें बुरा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हम एक ड्रामा करते हैं कि भाई IMF के पास क्यों गए? ठीक है, और मेरे भाई जो पैसा देगा उसके पास जाओगे या जो नहीं देगा उसके पास जाओ? भाई आपकी नीड है। हमारा मुल्क 50 साल से बोरो करके इंटरेस्ट पे करता है, बोरो करके रीपेमेंट करता है। सही। अब मुझे एक बात बताओ, हर साल आपकी 7-8 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट है, हर साल आपकी 5.5 से 6 बिलियन डॉलर की आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट है। आप मुझे बताएं, आपके पास सरप्लस है नहीं तो आप क्या करते हो? आप बोरो करोगे, पे करोगे। ठीक है। तो पिछले 5 साल में अगर आप उठा के देख लें तो आपने 17 बिलियन डॉलर नेट बोरो किए। अभी 3 साल का उठा लो तो आपने 4 बिलियन डॉलर अभी तक बोरो किए, तो 2 साल और हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत हमें खुशी की जरूरत है, क्योंकि हमने लास्ट 2 साल से हम टारगेट, रेवेन्यू टारगेट पे आप नजर रखें, वो अचीव कर रहे हैं। ठीक है। जुलाई अगस्त के रेवेन्यू टारगेट एक्सीड कर गए। ये साल मेरा ख्याल है कि हमने 58 बिलियन रुपए का टारगेट रखा है जी। बाजार लगता है 62-63 तक हम जा सकते हैं। ठीक है। अगर हमने ये अचीव कर लिया तो ये पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा खुशाइन बात नहीं हो सकती। ये अगला टारगेट हमारा 8,000 अरब होगा। राइट। तो ये भी आप अचीव करेंगे। लोग अब सिस्टम में आ रहे हैं। पहले ये था कि आपकी ब्लैक इकोनॉमी रियल इकोनॉमी के साथ चल रही थी, अब वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। तो ये चीजें हमारे लिए अच्छी चीजें हैं, अच्छे काम अब हो रहे हैं और यही अच्छे काम हमें आगे मुश्किल से निकाले। चलें, अब वेरी वेरी पॉजिटिव आई गेस अप्रोच जो मैं कहूंगा कि अच्छी सोच है, अच्छी उम्मीद भी है। इश्तियाक बेग साहब, सर इस हवाले से कुछ कहेंगे? उसके बाद मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, बस ये बड़ा, मैंने भी आपसे यही कहा था कि हमारे टैक्स रेवेन्यू है माशाल्लाह 5,800। मैं कर्जों की बात कर रहा हूँ जो माजी की हुकूमतें कर्जे छोड़ गई हैं, इंस्टॉलमेंट्स देनी है, इसके ऊपर आप कोई राय रखते हैं? हम ये गवर्नमेंट होनी चाहिए कि पॉइंट उठाती है। देखिए, कर्जा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड उस कर्जे को अगर आप कहीं सही जगह पे खर्च करें। लास्ट जो हुकूमत ने कर्जे लिए थे मियां नवाज शरीफ साहब ने, आपने देखा है कि 11,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगे। आपने देखा कि मोटर वेस्ट का जाल बिछा। डेफिनेटली इन चीजों के लिए कर्जे लेना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज जो कंट्री है वो अमेरिका है, उसने 1,000 चाइना से और जापान से ले रखे हैं। तो प्रोजेक्ट्स में अगर ये अमाउंट हम लेके लगाएं तो ये एक अच्छी चीज है, मगर अगर हम बजट डेफिसिट के लिए इसको यूज करें तो वो मुल्क के लिए सही नहीं है। सर अकील करीम डेडी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इमरान खान साहब ने एक एब्सोल्युटली नॉट के दो अल्फाज थे जो कह दिए थे, और उसके बाद कुछ चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। हमने देखा न्यूजीलैंड की टीम चली गई, इंग्लैंड की टीम चली गई, और भी कुछ हमें कहीं से चीज़ें ऐसी महसूस हो रही हैं कि शायद अब हम खतरे की घंटी कुछ बज रही है पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमिक वे में
आपको क्या लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट क्या वाकई में हिट कर रहा है या किस हद तक हिट कर सकता है? सर देखिए, आपको एक बात बता, एब्सोल्युटली नॉट के बाद तो टीमें यहाँ आई हैं। एक्चुअल वजह ये नहीं है। एक्चुअल वजह ये है कि आपने जेट थंडर जो बेचे हैं ना, ये तकलीफ हो रही है नाइजीरिया को। हमने जो अर्जेंटीना को बेचा, अर्जेंटीना, सॉरी, यस, अर्जेंटीना। और ये तकलीफ सबको हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये बड़े मुल्क सब एमुनेशन बेचते हैं, हम लोग तो हमेशा खरीदार होते हैं। कम से कम हम इस काबिल हो गए कि अब हम इस काम की तरफ निकले हैं। ठीक हो गया। फिर चाइना ने आपको जो एयरक्राफ्ट दिए हैं, जो F-16, F-15 के मुकाबले के है, वो भी लोगों को तकलीफ है। ठीक है। फिर अफगानिस्तान में जो पीस हुआ है, ये भी लोगों को तकलीफ है। हम सरहद खैबर पख्तूनख्वा में माशाअल्लाह दिन ब दिन हम अमन की तरफ जा रहे हैं। हमारी टूरिज्म प्रमोट हो रही है, ग्रो कर रही है। हमारे दुश्मन बहुत हैं। बदकिस्मती से ईरान, जिसे हमारा दोस्त होना चाहिए, वो अभी तक शायद हमारी दोस्ती से तैयार नहीं है। ठीक है। वो अभी तक इंडिया को फॉलो कर रहा है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनाता रहता है। मेरा ख्याल है हम सबको एक हो जाने की जरूरत है। ये नेशनल इशू है, ये ना इमरान खान का इशू है ना किसी और का है, ये पाकिस्तान का इशू है। ठीक है, मतलब एब्सोल्युटली नॉट कहने से, अड्डे ना देने से, उससे कोई हमें इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं होगा हमारी। मतलब ये जो दिन ब दिन देख रहे हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को संभाल रहा है। पाकिस्तान अपनी खुददारी में वापस आ चुका है। पाकिस्तान ने वो रोल खत्म कर दिया झुकने वाला। अब पाकिस्तान रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और हम सब अगर एक साथ रहेंगे तो ये जो पूरी जिंदगी हमें धोखा देते रहे, पूरी जिंदगी हमारी खुददारी से खेलते रहे, पूरी जिंदगी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाते रहे, अब वो दिन खत्म हो गए। अब पाकिस्तान हर आने वाले दिन में बेहतर पाकिस्तान बन के उभरेगा। तो हमें खुशी की आपस में बैठ के अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि उसने अपनी खुददारी दिखाई। और अब वो दौर चला गया कि आप दूसरे मुल्क में जाके लोगों को मारते थे। अब आप लीबिया नहीं है भाई, आप इराक नहीं है, आप एक न्यूक्लियर कंट्री है। वेरी ट्रू। आपको अपने आप को जब न्यूक्लियर, इससे पहले अगर आप खुददार नहीं होना था तो न्यूक्लियर रखने की जरूरत क्या थी? ये जो हमने इतना बड़ा खर्चा किया है, तो क्या हम अपनी खुददारी नहीं दिखा सकते? ये जो इकोनॉमी हमारी इस वक्त है ना, ये हमने भीख मांग के खड़ी नहीं की, ये हमने अपनी इकोनॉमी के नंबर बेहतर करके खड़ी। चले, जबरदस्त। इस वक्त हम सीपेक पे जा रहे हैं और आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए सीपेक पे मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसकी तरफ मैं वापस आता हूं आपसे, उसी पे क्लोजिंग भी कर लेंगे। इश्तियाक बेग साहब, पहले आप बताइएगा इस हवाले से आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी मैं अकील साहब से भी डिस्कस कर रहा था। नहीं, आपने बहुत रिलेवेंट आपने क्वेश्चन, मैं थोड़ा रेफर करूंगा अकील भाई से, क्योंकि हो ये रहा है कि अमेरिका इस वक्त अपनी शिकस्त का जिम्मेदार है, वो पाकिस्तान को ठहरा रहा है। उसके कई सेनेटर्स जो हैं और मिनिस्टर, उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में जब मुझसे पूछा गया है कि जो भी हुआ है उनके साथ अफगानिस्तान कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। क्रिकेट की जो चीजें हो रही हैं, GSP प्लस इशारे मिल रहे हैं कि हम जो ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को अभी रखा जाएगा, IMF से हमको प्रेशर करवाया जाएगा, ये तमाम चीजों के प्राइस हमें डेफिनेटली ये आने वाले वक्त के अंदर ये फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका साफ नजर आ रहा है कि वो हमसे जो है वो खुश नहीं है, वो हमसे नाराज है, और अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान को ठहरा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है जैसे कि हम भी एक होते हैं और टफ वक्त थोड़ा सा देखने को भी मिलता है, तो इंशाल्लाह हम फेस कर लेंगे। मगर इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हम थोड़े से आइसोलेट हुए हैं। पूरा यूरोप अभी वहाँ पे वोटिंग हुई है, सिर्फ 3 लोगों ने हमारे हक में वोट दिया है और 168 लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है कि पाकिस्तान से विड्रॉ की जाए। ये फैसिलिटी है जो हमको दी गई है। और इसमें कौन है इसके पीछे? इसके पीछे इंडिया है, भारत है। ग्रे लिस्ट के अंदर हमारे साथ जो गेम हो रहा है इतने सालों के साथ,
जो हो रहा है पीछे कौन है? खुद हम इंडिया ने ही एडमिट किया ये तमाम चीजें हम कर रहे हैं। बहुत वाले वक्त के अंदर मेरे ख्याल से मईशत को थोड़ा सा प्रेशर में डालने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली नॉट का जो स्टैंड हमने लिया हुआ है कि अब नो मोर। देखिए मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको खुश करने के लिए नहीं कहूंगा सर कि मेरा रोज आना मेरा रोज डिप्लोमेट्स में उठना होता है और कई बार के डिप्लोमेट्स ने मुझे ये कहा है कि कभी डिप्लोमेसी में एब्सोल्युटली नॉट का जो वर्ड है वो यूज ही नहीं होता है। और मजे की चीज ये है कि अमेरिका ने ये कहा है कि जी हमने कब आपसे अड्डे मांगे थे जो आप एब्सोल्युटली नॉट जो है वो हमारे लिए यूज कर रहे हैं। वो मांगने की बात, हम तो सिर्फ एक मैसेज देने की बात कर रहे हैं ना। अगर मांगे तो ये होगा, मांगे तो उन्होंने नहीं। सर देयर वाज सॉफ्टर वर्ड्स यू कुड से, अनलाइकली का भी लफ्ज यूज हो सकता था और दूसरे वर्ड्स भी है। एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। आपको ये लग रहा है कि कुछ करेक्टली कुछ और कह रहे थे। अच्छा ठीक है। अब सर अकील साहब बहुत इंपॉर्टेंट, इस सवाल के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे मैं क्लोजिंग भी कर दूंगा मेहमानों से इजाजत भी चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सी पैक इस वक्त मेन इस रीजन की पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद फिर खलीजी ममालिक जितने भी हैं, फिर रशिया, ये पूरा एक नेटवर्क बन रहा है इस वक्त जिसमें इंडिया शायद नाखुश है। अफगानिस्तान में पहले हम थोड़ा सा हमें डर था क्योंकि अमेरिका वहां पे मौजूद था, अब अमेरिका भी वहां से जा चुका है। तालिबान से हमारे ताल्लुकात कदरे बेहतर हैं क्योंकि पहले जो अफगान हुकूमत थी उससे ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं थे। सर अब इस पूरे गेम को आप किस तरह आगे फ्लरिश होते देखते हैं सर? सी पैक इंक्लूडिंग सी पैक। देखिए मेरी एक बात सुने जी, सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। राइट सर। और इसी गेम चेंजर से लोग घबराए हुए हैं। ठीक हो गया। और इंडिया सबसे ज्यादा स्पेशली, ठीक है। इस वक्त अगर आप उठा के देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने एक भी अल्फाज नहीं बोला। बिल्कुल। अब वहाँ के कांग्रेसमैन ने जो बोला है तो अब इंडिया की लॉबिंग ज्यादा है, बड़ा मुल्क है, पैसा खर्च कर सकता है। अब 10 आदमी को ये कहलवा देना कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ये तो गधे हैं लोग जो ये सोच रहे हैं। ठीक है। अफगानिस्तान की वार, अमेरिका को वापस जाना पड़ा। और आप प्रेसिडेंट अमेरिका का एक बयान याद करें जो उसने दिया है, हम खुद उल्टे सीधे बातें करके अपने आप को ज्यादा पीछे ढकेल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि आज जो हमने डिसीजन लिया है 5 साल बाद भी और 10 साल बाद भी हमें यही डिसीजन लेना पड़ता। जब वो प्रेसिडेंट अमेरिकन कह रहा है और उसके बाद हम बोलते हैं डिप्लोमेट्स में बैठ के, फला में बैठ के, वो मेरे भाई उसका स्टेटमेंट जाके फिर रिपीट सुन लो। वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये हमने गलत वॉर लड़ी है, ये हमारी वॉर नहीं थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। और ये डिसीजन जो आज हमने लिया ये 10 साल बाद भी यही होता। $2 ट्रिलियन हम खो चुके हैं। चाइना हमसे इकोनॉमिकली बहुत आगे चला गया है। फॉर्चून 500 को उठा के देखे, चाइना की कंपनियां जो कि एक दौर था एक भी कंपनी नहीं थी, आज 228 चाइनीज कंपनी फॉर्चून 500 में है। बिल्कुल। और अमेरिका की 150 के करीब कंपनियां रह गई हैं। तो लड़ाई से मसाइल हल नहीं होते। लड़ाई दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी लड़ाई है। और ये जो जंग किसी के मुल्क में जाके हम कब्जा कर ले, मारदार करें, ये दहशतगर्दी होती है। इसको आप नहीं कह सकते। ये अब दौर खत्म हो गया, अब कोई किसी पे हमला नहीं कर सकता। ठीक है। न्यूक्लियर ताकत की न्यूक्लियर पावर की तरफ कोई नहीं आ सकता। इंडिया में अब दमखम नहीं है। अच्छा। इंडिया ने भी 2 दफा पाकिस्तान पे अटैक करके उसके होश ठिकाने आ चुके, जोश निकल गया। और उसी अटैक की वजह से ये जेफ थंडर की डिमांड निकली है। आज पाकिस्तान ने $600-700 मिलियन के जहाज बेचे और ये जहाज अब आगे बिकेंगे। ये बिकेंगे पाकिस्तान के। तो ये मार्केट हमें नहीं मिली है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ये अल्लाह ताला की जान। तो हमारा फ्यूचर सीपैक से ही जुड़ा हुआ है और सीपैक इंशाल्लाह कायम रहेगा, कंप्लीट होगा और हम उससे तरक्की हासिल करेंगे। आप यही कह रहे हैं, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। मैं इश्तियाक बेग साहब सर आपसे जानना चाहूंगा, आप इस पूरे खत्ते के हवाले से तज्जिया कीजिएगा, प्लस सीपैक के हवाले से बात कीजिएगा कि सीपैक में इस वक्त जो करंट सिनेरियो है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा चाइना की तरफ से
मैं कहीं मेरे मेहमान बैठे, मैंने सर प्लीज सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा आखिरी सवाल था आपसे। इश्तियाक बेग साहब, थोड़ा आप सीपैक के ऊपर बात कीजिएगा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगा। ये जब आई तो इनके जो मिनिस्टर थे कॉमर्स के रफीक दाऊद साहब, उन्होंने खुद ये बयान दिया कि हम रिविजिट करेंगे सीपैक को और हम जनाब स्लो डाउन करेंगे। 2 मिनिस्टर ने ये कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे जाइए और आप जरा ये चेक कर लीजिए। तो देखिए स्लो डाउन कर दिया गया है, जिससे जापान भी नाराज है और चाइना भी हमसे नाराज है और वो प्रोग्रेस नहीं हुई है तो मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त में इसकी जो प्रोग्रेस थी वो हुई है। कितने लोग चेंज हुए, कितना हुआ है तमाम, ये कहा हर कोई आदमी ये कहता है कि गेम चेंजर है, मगर चाइना हमसे नाराज है और 2 मिनिस्टर्स ने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हमें रिविजिट करना चाहिए। डेफिनेटली हमारे पे प्रेशर है और ये देखिए आप, ये ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के लिए। आने वाला वक्त जो मैं देख रहा हूँ एक डिफरेंट जाविये से देख रहा हूँ। ईरान को ये देखिए कि कुछ दिनों बाद ईरान का लहजा भी चेंज हो गया है। रशिया जो था, जिसको हम कहते थे कि वो रिकॉग्नाइज करेगा अफगानिस्तान को, उसका भी लहजा जो है वो चेंज हो गया है। काफी चीजें वो चेंज हो रही हैं। अभी तक किसी कंट्री ने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और हम खुश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, आई होप कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त कर ले और हम आइसोलेट इस वक्त हुए हैं। कोई मुल्क हमें, ये देखिए अब हो गई ना, इंग्लैंड ने मना कर दिया, घर पे टीम आई हुई थी उसको बिठा के ले गए, GSP प्लस के में प्रेशर डाला जा रहा है, रुपीस हमारा ये हो रहा है और आने वाले इस तरह की बहुत सारी। और देखिए IMF फॉर वर्ल्ड बैंक है क्या? IMF और वर्ल्ड बैंक की तो अमेरिका है जी। अमेरिका इसका नहीं है हमसे, एक टेलीफोन कॉल वो हमें अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका दिल खराब है डैडी। उसने हमारे पे डाला है कि पाकिस्तान की वजह से हमें ये सुबकी जो है वो उठानी पड़ी है। और बाकी में हम पाकिस्तान इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं अफगानिस्तान में जैसे पता नहीं। और देखिए आज के तालिबान जो हैं आसिफ, वो पहले वाले तालिबान से बहुत मुख्तलिफ हैं। आप ये मत समझे कि तालिबान जो हैं जो पाकिस्तान के जो कहेगा वो सुनेंगे। आज इनके ताल्लुकात जो हैं हर कंट्री के साथ खुद ताल्लुकात भी इनके हो गए हैं और पाकिस्तान को आप देख रहे हैं कि हमें ये तालिबान इतना नहीं सुन रहा है जिनको इतना हमें सुनना चाहिए। तो आई होप के आने वाला जो है हम जो है चीजों को इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे और सीपैक पे कोई बात नहीं आएगी, इंशाल्लाह विल कवर इट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जिस तरह माशाल्लाह तज्जिया करते हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज बड़ा जबरदस्त एक तज्जिया रहा इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से भी। आज कोई हमने कोशिश की कि अपनी तरफ से सियासत को बीच में ना लाएं, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उस पर बात करें। मौजूद मेहमानों ने अपनी तरफ से बिल्कुल एक जबरदस्त तज्जिया किया, नेशनल जो कंडीशंस है उसके हवाले से भी, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के हवाले से, इम्पैक्ट के हवाले से। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक रियाज को दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।